हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में अपन ने डिस्कशन किया था पीएचपी लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स, सिंटैक्स से रिलेटेड रूल्स और प्लस पीएचपी की हिस्ट्री के बारे में। और जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल रूल होते हैं वही पीएचपी के होते हैं, प्लस कुछ नए रूल होते हैं जो सिर्फ पीएचपी में ही होते हैं। ये बात अपन ने डिस्कस की थी। इसके अलावा जो हिस्ट्री डिस्कस की थी, आपकी अपाचे, MySQL, इनकी हिस्ट्री डिस्कशन की थी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी पढ़ी थी। तो शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो इन तीनों टेक्नोलॉजी को अगर अपन एक साथ पढ़ेंगे तभी जाके ये अपने आप में एक पूरी टेक्नोलॉजी होगी जिसका प्रॉपर तरीके से अपन यूज कर पाएंगे, जिसका कंप्लीट तरीके से यूज कर पाएंगे जब ये तीनों टेक्नोलॉजी AMP मॉड्यूल अपन एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ कनेक्टिविटी इसमें शो करके फिर अपन इसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी। PHP के बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स की बात करें तो लास्ट वीडियो था, उसमें सिंटैक्स से रिलेटेड रूल पढ़े थे अपन ने। और अब एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूँकि PHP अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं सेम हो तो PHP में एज इट इज़ हैं ही, ये बात पहले बता चुका हूँ। और इनके अलावा कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं जो सिर्फ PHP में ही पाई जाती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकें, कोडिंग कर सकें, तो ऑलमोस्ट जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब देखिए, जो अपना इसी सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी हुई होगी आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी हुई होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो इसका पहला टाइप हो गया कि आपको कंडीशन दे दी एक, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो नहीं होगा। इसको अपन इफ पार्ट बोलते हैं। इफ पार्ट, अगर इफ पार्ट में के आगे कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपना रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा टाइप होता है इसका इफ एल्स टाइप। इफ एल्स टाइप, इसमें क्या चीज होती है कि दी गई कंडीशन होती है एक, इफ के आगे कंडीशन लिखेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इसको अपन इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फिर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ एल्स जिसमें कई कंडीशंस दी गई होती हैं, इफ के अंदर भी एक कंडीशन और दी गई होती है, वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंडीशन के आधार पे एग्जीक्यूट होते हैं। दी गई कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उसके बिहाफ पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा आपका। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक करेंगे। फिर अपने इसी सीरीज में लूपिंग का कंसेप्ट है। लूपिंग में देखिए, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पे पहुँच जाएं 360 डिग्री, उसको अपन लूप बोलते हैं। लूप का दूसरा नाम लूपिंग स्टेटमेंट है ये, इसका दूसरा नाम रिपीटिंग स्टेटमेंट्स भी होता है, इसका तीसरा नाम इटीरेटिव स्टेटमेंट्स भी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग का बड़ा महत्व होता है, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है वो सुनिए आप।
लूपिंग हमें स्टेटमेंट के रिपीटिशन से बचाती है। कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस कंडीशन से बचने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग का यूज करते हैं। और लूपिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मस्ट होती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो ये काम मेरे को 10 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा ये काम। पहले 1 को प्रिंट करवाना पड़ेगा, फिर 2 को प्रिंट करवाना पड़ेगा, 3 को प्रिंट करवाना पड़ेगा, 4 को प्रिंट करवाना पड़ेगा, ऐसे 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने पड़ेंगे। 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो ये काम मेरे को 10 बार करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मेरे को 1 से लेके 1000 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, तब आई विल हैव टू डू दिस वर्क 1000 टाइम्स। ये काम मेरे को 1000 बार करना पड़ेगा, 1000 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो कितना लेंदी काम हो जाएगा, कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है। लूपिंग में क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करने के बाद, वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन टेस्ट करते हैं, कंडीशन टेस्ट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। ये काम लूपिंग में करते हैं। अब आप इसको डिटेल में समझिए कि ये काम क्या होता है। वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन करने का मतलब वो वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे को 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 1। तो वैल्यू इनिशियलाइजेशन, वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 1 से। मेरे को 0 से 100 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 0 से। तो इनिशियलाइजेशन लूपिंग सिंटेक्स का सबसे पहला पार्ट होता है। और वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाली वैल्यू इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में अपन डालते हैं। फिर टेस्ट कंडीशन वाला पार्ट आता है। कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन को टेस्ट करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मैंने बोला 1 से 10 तक के नंबर, तो ये वाला लूप आपका 10 तक चलेगा। तो कंडीशन 10 के बराबर जब तक नहीं आएगी, 10 से छोटी या 10 के बराबर तब तक नहीं होगी, तब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप चलता रहेगा। जैसे ही आप 11 डालोगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप नहीं चलेगा। 1000 तक के नंबर डाले हैं तो 1000 डालोगे आप तो कंडीशन चलेगी वहाँ तक। 1001 डाला आपने, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ये टेस्ट कंडीशन वाला पार्ट होता है जिसमें कंडीशन को चेक करते हैं अपन, जहाँ तक अपन ने वैल्यू डाली हुई है वहीं तक हमारा लूप है वो चलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को 1 से बढ़ाना, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को 1 से घटाना। अब मैंने बोला एक प्रिंट हो गया, कंडीशन चेक होगी, ये 10 से छोटा है। मान लीजिए हम 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो वैल्यू का इनिशियलाइजेशन 1 से होगा, कंडीशन डालेंगे नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन चेक होगी तो 1 10 से छोटा होता है। फिर अपन 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर अपन वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। 1 से इंक्रीमेंट करते क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, नंबर प्रिंट होगा। फिर वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, नंबर कितना हो जाएगा, 3, प्रिंट हो जाएगा।
फिर 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद 4, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 से इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, नंबर प्रिंट हो जाएगा। 10 डाला अपन ने, कंडीशन ट्रू, क्योंकि लेस देन इक्वल टू वर्ड यूज मैंने किया है। अगर सिर्फ लेस देन लेता तो लूप यहीं टर्मिनेट कर जाता। लेस देन इक्वल टू 10 डाला तो ये 10 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू, नंबर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं 11 डालूंगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, आगे लूप नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में अपना काम हो रहा है। और मान लीजिए मेरे को 1 से 1000 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो 10 की जगह 1000 लिखना है, 2 0 एक्स्ट्रा लगाने हैं, स्टेटमेंट एक ही रहेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ता, 1000 स्टेटमेंट लिखने पड़ते। कितना लंबा प्रोसेस होता, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता, कितना लेंदी प्रोसेस होता, और कितना उसमें अपना टाइम है वो वेस्ट होता। तो प्रोग्रामिंग शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, लॉजिक्स उसमें है वो अच्छे होने चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल रूल यही कहते हैं प्रोग्रामिंग के कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए। एक नेव यूजर जो होता है, नेव यूजर से हमारा मीनिंग रहेगा कि जिसे प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या शुरुआती दौर का नॉलेज है, पूरी प्रोग्रामिंग नहीं आती, नया यूजर है। एक नेव यूजर को भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक है वो समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके के लॉजिक्स हम क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो लॉजिक्स सिंपल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक नेव यूजर भी उसको, जिसको थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, वो आसानी से उसको समझ सके। छोटी क्लास में आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, उन्हीं लैंग्वेज के कंसेप्ट हैं PHP में इंक्लूड किए गए हैं। डिस्कस की थी लास्ट की क्लासेस में ये बातें। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट है अपना लूपिंग का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जो हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक पिलर होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए आपको ये कंसेप्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं आपके, तो ये तो इंक्लूड होके ही चलेंगे। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें फर्दर टॉपिक्स पे, तो एक टॉपिक फंक्शन के रूप में होता है। जो भी बेसिक टॉपिक होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए फंक्शन एक छोटे छोटे स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है जिसको अपन फंक्शन बोलते हैं। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको फंक्शन के रूप में जानते हैं अपन। तो ये मॉड्यूल्स अपने आप में एक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो फंक्शन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जनरली फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका सिस्टम डिफाइंड, और दूसरा टाइप होता है आपका यूज़र डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उनकी डेफिनेशन सिस्टम में पहले ही लिखी गई होती है, अपन को उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, इनका दूसरा नाम लाइब्रेरी फंक्शन भी होता है, तीसरा नाम प्री डिफाइंड फंक्शन भी होता है, चौथा नाम बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को पहचानेंगे कैसे हम, कोई भी फंक्शन नेम होगा उसके आगे ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ होगा, ठीक है ना, ये वाले ब्रेसेस का यूज किया हुआ होगा, तो उसको अपन फंक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे छोटी क्लासेस में आपने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, सी लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता था
वॉइड मैन फंक्शन जो हेडर फाइल्स के तुरंत बाद आप यूज करते थे, वॉइड मैन फंक्शन, तो वॉइड मैन कीवर्ड लिखते थे आप, उसके बाद इस सिंबल का यूज करते थे, इस ब्रेसेस का यूज करते थे। तो इस तरीके के फंक्शन होते हैं जिन फंक्शन की डेफिनेशन अपन को डिफाइन नहीं करनी पड़ती, जिन फंक्शन की डेफिनेशन सिस्टम में ऑलरेडी लिखी गई होती है, डिफाइन की गई होती है, उनको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप CLR SCR फंक्शन का यूज करते थे C लैंग्वेज में, छोटी क्लासेज में। वैसे ही getch फंक्शन हो गया। तो ये कुछ एक फंक्शन मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फंक्शन का दूसरा टाइप जो होता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि इसके नाम से क्लियर है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। जिन फंक्शन की डेफिनेशन यूज़र के द्वारा लिखी जाती है उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस अपन कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन सिस्टम में लिखी गई नहीं होती है, सिस्टम को पता नहीं होता है कि क्या करना होता है। तो पहले अपन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन को शॉर्ट में अपन UDF बोलते हैं, UDF। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन UDF, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को पहले अपन को डिफाइन करना पड़ता है कि इस फंक्शन में ये काम होगा, फिर वो डेफिनेशन लिखने के बाद, उसको डिफाइन करने के बाद अपन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नेम जो होता है वो यूज़र के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। वो नेम देखिए अपन यूँ भी ले सकते हैं, XYZ नेम ले लिया, उसके आगे ये ब्रेसेस का यूज कर लिया, XYZ फंक्शन बन गया। लेकिन इस फंक्शन का हमें पता नहीं कि यूज क्या है, तो नेम फंक्शन का इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि उस फंक्शन का जो टास्क है, उस फंक्शन का जो काम है वो उसके नेम में रिफ्लेक्ट हो। कहने का मतलब उसके नाम को देखते ही पता लग जाए कि हाँ भाई इस फंक्शन से ये काम अपना हो रहा है, यानी वो फंक्शन जो काम करता है वो काम उस फंक्शन के नेम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो फंक्शन का नाम ऐसे नहीं ABC रख दिया, XYZ रख दिया, ऐसे नहीं रखेंगे अपन। फंक्शन नेम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि यूज़र को ही डिफाइन करना होता है। तो फंक्शन नेम इस तरीके से रखेंगे अपन कि उस फंक्शन को जिस पर्पज़ के लिए अपन यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम उसके नाम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपन को देखते ही पता लगना चाहिए कि हाँ भी ये फंक्शन इस काम में लिया जा रहा है। तो ये फंक्शंस का जो टॉपिक है वो अपना रहेगा। फंक्शंस मैंने बता दिए, दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस की जो पहले बात की, जैसे आपका PHP में बात करें, मैथ्स फंक्शन हो गया, मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। एरे फंक्शन हो गया, फाइल फंक्शन हो गया, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। टाइम एंड डेट फंक्शन हो गया जिनकी डेफिनेशन सिस्टम में लिखी गई होती है। फॉर एग्जांपल करंट डेट निकालनी है, आज क्या डेट है, तो टाइम एंड डेट फंक्शन होता है हमारे पास जिसका यूज करते हुए अपन करंट डेट निकाल सकते हैं। मैथ्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एरे फंक्शन होते हैं, एरे में कोई भी वैल्यू को अपन को शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मतलब बढ़ते क्रम में वैल्यू को व्यवस्थित करना है या घटते क्रम में वैल्यू को व्यवस्थित करना है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के टास्क होते हैं जो अपन फंक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो फाइल से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, फाइल को रीड करना है, फाइल को ओपन करना है, फाइल में अपन कुछ राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे वैसे तो PHP लाइब्रेरी है वो बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करती है। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन उन्हीं फंक्शंस पे एम्फेसिस करेंगे, अपन उन्हीं फंक्शंस को डिस्कस करेंगे
जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ये दो टाइप बताए हैं मैंने आपको। इसमें कौन सी कैटेगरी के फंक्शंस आते हैं वो डिस्कस किए हैं मैंने। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आगे बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स हैं PHP के, उन पे हमारा डिस्कशन जारी रहेगा और वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।